नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में पदकों का शतक किया पार। आज तक किसी राष्ट्रीय खेल में प्रदेश को नहीं मिले इतने पदक। आज इस आयोजन का समापन समारोह। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा पर्यटन विभाग। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथियां होंगी घोषित। पीएम मोदी का 27 फरवरी को हर्षिल और मुखबा दौरा प्रस्तावित। भौनखाल में बिजली विभाग ने लगाया शिविर। तल्ला सल्ट समाज समिति की ओर से आयोजन बिलों में बढ़ोतरी। अनियमितताओं को लेकर किया अधिकारियों का घेराव। रुड़की में लगने वाले अवैध जुमेरात पीठ बाजार पर होगी कार्रवाई। जाम के चलते राहगीरों की होती है परेशानी। एसडीएम ने कहा, जांच के बाद निगम टीम और तहसीलदार करेंगे कार्रवाई का काम। और नैनीताल में साइबर ठगी का मामला आया सामने। सोशल मीडिया के जरिए ठगे 90 लाख रुपए। पुलिस ने 2 आरोपी किए जयपुर से गिरफ्तार। उत्तराखंड में हर वर्ष की भांति प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन ने इस बार चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। जल्द ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख घोषित हो जाएगी। अभी तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर अब पर्यटन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत जल्द होने जा रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के साथ विभागीय स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि इस वर्ष चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कोरवे का कहना है कि चारधाम यात्रा के तहत जो भी काम विभिन्न विभागों द्वारा किए जाते हैं, उनकी तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है और जहां पर ट्रैक रूट खोलने की जरूरत है, उसके लिए 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू कर देगी। साथ ही विभागीय स्तर पर बैठकें भी शुरू हो गई हैं। और जो हमारे चैत्र नवरात्र है, उसके प्रथमा और तृतीया को हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री के जो धाम हैं, उनके कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी। उसके मद्देनज़र जो विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जाते हैं एसओपी के माध्यम अंतर्गत, वो काम ऑलमोस्ट विभागीय स्तर पे शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक ट्रैक रूट्स खोलने का सवाल है, विशेषकर केदारनाथ वगैरह या बद्रीनाथ का भी जो रास्ता है, तो उस संदर्भ में 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो तैयारी के लिए जो बैठकें वगैरह है, वो विभागीय स्तर पे शुरू हो गई है। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा में पिछले वर्ष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भीड़ प्रबंधन में आई चुनौतियों को देखते हुए इस बार यात्रा से करीब 2 महीने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला किया है, जिसको लेकर पर्यटन सचिव का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वर्ष 2022 से शुरू हुई है। इसके अलावा यात्री व्हाट्सएप मैसेज या ऑन कॉल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सुविधा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन कभी-कभी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ जाते हैं और जिन्हें टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जिस कारण क्राउड मैनेजमेंट को लेकर स्थिति विकट हो जाती है। इसके मद्देनजर अब आने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था 2022 से शुरू हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम के अलावा व्हाट्सएप बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो या ऑन कॉल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इतनी सुविधाएं हमने इतर राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है। कुछ समय पे कुछ यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाते हैं और उसमें कभी कभी हमको ये भी पाया जाता है कि कुछ टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा भी उसको प्रोत्साहित किया जाता है। उस कारण कभी कभी क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति थोड़ी विकट हो जाती है। तो उसी के मद्देनज़र अभी आने वाली बैठक जो होने वाली है उच्च स्तरीय, उसमें इन बिंदुओं पे हम सकारात्मक निर्णय ले लेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दे रही है।
दिसंबर माह में शुरू हुई यात्रा में अब तक हजारों तीर्थयात्री चारों धामों के प्रवास स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार चाहती है कि चार धाम यात्रा राज्य में 12 महीने संचालित हो और यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़े। शीतकालीन यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव का कहना है कि उत्तराखंड में ज्यादा बर्फबारी और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहाँ टूरिज्म 6 महीने का ही माना जाता है, लेकिन शीतकाल यात्रा के दौरान चार धाम के लिए समयावधि बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों को आजीविका भी सकारात्मक रूप से मिलेगी। वहीं इस बार की यात्रा ने लोगों को काफी प्रभावित किया है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। इंटर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शीतकालीन यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तक उत्तराखंड का टूरिज्म का जो प्रोफाइल है उसमें हमेशा उत्तराखंड का जो टूरिज्म है ये केवल 6 महीने का टूरिज्म माना जाता था, बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड हार्श वेदर है या स्नोफॉल के कारण है, यहाँ की जियोग्राफिकल जो सिचुएशन उसके कारण। लेकिन शीतकालीन धाम जो यात्रा है उसके कारण ये सीज़न थोड़ा उसका पीरियड अवधि बढ़ेगा और उसके कारण यहाँ के जो लोग हैं, अब जो विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं यात्रा के, उनके आजीविका पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस बार जो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हुए हैं उसके कारण शीतकालीन जो यात्रा है एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में, एज ए पिलग्रिमेज रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्ट किया है लोगों को। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिस कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जहां सरकार इसे 12 महीने संचालित करना चाहती है, तो मुख्य रूप से 6 महीने चलने वाली यात्रा होती है। उसमें प्रदेश सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार भी चारों धामों के कपाट खोलने से पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर देती है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। एक बार फिर बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं, ताकि ये यात्रा सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो। लेकिन यात्रा के शुरुआती दौर में कुछ और ही देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल ये है कि चार धाम यात्रा में होने वाली बैठकों का क्रियान्वयन धरातल पर कितने प्रभावी रूप से उतर पाता है। देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम के नए मेयर सौरभ थपलियाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के साथ ही लगातार बैठकें ले रहे हैं, साथ ही लोगों से भी मिल रहे हैं। जीत के बाद उनकी कौन सी प्राथमिकताएं हैं और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इनको लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने मेयर सौरभ थपलियाल से खास बात की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, अब तो मेयर बन गए, चुनाव संपन्न हो गया, इतने दिन की मीटिंग हुई, क्या इसमें तय किए, प्राथमिकताएं क्या हैं अभी? जी, प्राथमिकताएं जो हैं वो एक संकल्प पत्र हमने जारी किया था, तो उसके सारे जो बिंदु हैं वही हमारी प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा मैं पूरे अपने शहर भर में जा रहा हूं और वार्डों में जा रहा हूं, कई कार्यक्रमों में जा रहा हूं, कई रक्तदान शिविरों में जा रहा हूं। इसके अलावा भी मुझे जहां पे जो लग रहा है कि भाई जैसे हमारी जो उसमें प्राथमिकताएं हैं कि जो निगम है वो जनता के द्वार पे, जनता के बीच में जाके काम करेगा, उसकी शुरुआत के लिए मैंने यहाँ अधिकारीगणों से भी बात की है और हम कैंप लगाएंगे जगह जगह वार्डों में जाके, और जो ताकि उनको आना ना पड़े और यहाँ पे लाइनों पे ना लगना पड़े। जो निगम के जितने कार्य हम जनता के बीच में करेंगे वो हमारी प्राथमिकता है। साथ उसी कड़ी में हमने एक अपने जो बकायेदार हैं, जो 30,000 से ऊपर के बकायेदार हैं, उनके लिए एक ऐप के माध्यम से हमने व्हाट्सअप उनको भेजा है, और जिनको कि अपना बकाया चुकाना जो चाहते हैं उनको यहाँ पे आके आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में अपने मोबाइल से भी बैठे बैठे, और बड़ा सेफ हमारा जो वो है, तो वो पूरा प्रोसीजर बहुत सेफ है, उसमें आप घर बैठे बैठे उसको बकाया चुका सकते हैं। तो ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। साथ ही जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें यातायात से संबंधित हमारा, और ये जो हमारी मल्टी लेवल पार्किंग, इसके मल्टी लेवल जो पार्किंग है इसके विषय में भी हमने कई जगह पे बात की है। निगम की ज़मीनों को भी हम उसमें देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारा ध्यान लगातार उस पर है, कार्य चल रहा है, और कितने कार्य हो चुके हैं। जो हमारे पार्क हैं जो डेवलप हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसमें क्या और क्या उसमें और अच्छा हम गति कैसे दे सकते हैं, उसे हरा भरा कैसे कर सकते हैं, इस विषय में भी हमारा पूरा ध्यान है। और साथ ही जो अपना CCTV कैमरा लगाना हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है,
और साथ ही अपने स्ट्रीट लाइट्स कहाँ कहाँ पर है, उन सब चीज़ों के विषय में भी हम जगह देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी लगनी है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है। तो उन सब चीज़ों में विचार हो रहा है। लगातार एक बड़े ऐसा काम करेंगे, पूरे शहर को एक तो रोशनी से पूरा शहर हमारा जगमगाता रहे, साथ ही सुरक्षित वातावरण रहे। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगातार हमारे सब काम करें ताकि सुरक्षा का वातावरण हमारे पूरे नागरिकों के अंदर हो। ग्रीन जोन की बात की थी, साफ सफाई की भी आपने वादा किया था, उसको लेकर के कौन सा भी कदम जो मीटिंग हुआ है किस तरह का और आगे क्या प्लान है उसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो जो रिस्पना नदी है, बिंदाल नदी है, इनमें हमने अभी जेसीबी वगैरह भेजे हैं और उससे जो उसमें जो कचरा है, ये गाद है, उसको हटाने का काम, ताकि वो बरसात में, क्योंकि बरसात की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। साथ ही हमने जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको चिन्हीकरण के लिए लगभग 73 स्थान ऐसे हमको अभी अधिकारियों ने बताए हैं कि जहाँ पर पिछले बार भी जब बरसात हुई थी तो वहाँ पर एक जलभराव का एक स्थिति पैदा हो गई थी। तो उन स्थानों पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह का जो है वो वहाँ पे अलग अलग तरह के कार्य करने की आवश्यकता है। तो कहीं पर कहीं पे कोई खुदाई करके अगर उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, ड्रेनेज को, या कहीं पे हम कोई निकासी की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इन सब चीज़ों का विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक प्रयास हमारा है और देखते हैं कितना हमें इसमें सफलता मिलेगी। सौरभ थपलियाल जी का जो दिनचर्या था पहले सब किस तरह बदल गया है? देखिए, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है और निश्चित तौर पे अब तो ये है कि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे लगता है अभी तो चुनाव के दौरान तो खैर 5-5:30 बजे लोग, मतलब जो अपने कार्यकर्ता थे वो सब लोग घर पे आ जाते थे। अभी भी क्षेत्र की जनता है, आसपास के जो लोग हैं, उनकी जो भी समस्या होती है तो उन घर पे आ जाते हैं। घर से लेकर लगातार रात तक मैं लगातार कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। अगर अपने ऑफिस में भी आता हूँ तो यहाँ पर भी अपना सब लोग यहाँ पर लोग रहते हैं, सब लोगों में कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना मेरे से हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मेयर सौरभ थपलियाल थे जिनका कहना था कि वो लगातार बैठक कर रहे हैं और जो उन्होंने चुनाव में जनता से वादा किया था उसको पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के न्याय पंचायत भौनखाल में तल्ला सल्ट समाज समिति के सहयोग से बिजली विभाग ने शिविर लगाया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली के बिलों में हो रही बढ़ोतरी, बिना रीडिंग सहित बिजली विभाग में अनियमितताओं सहित विभिन्न मांगों को बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बीते 1.5 साल से बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, बिना रीडिंग के बिल वितरण किए जा रहे हैं। 1 किलोवाट की जगह 4 किलोवाट के उपभोक्ता मीटर स्थानीय ग्रामीणों के घरों में लगाए गए हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। बिजली विभाग के शिविर में विभाग का उच्च अधिकारी के नहीं पहुंचने और बिजली विभाग के कर्मचारियों के देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों ने विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। बढ़ाया और चार्ज ही बढ़ाया इन्होंने, शिक्षा आया सर में कोई दिक्कत 2 साल से दिक्कत नहीं आ रही, साल भर से दिक्कत आ रही है। लोड बढ़ रहा है और बढ़ के आ रहा है बिलों में। ये हम अंदर 1 हफ्ते का 2 टाइम, 1 हफ्ते के अंदर हम सही कराने की कोशिश करते हैं। जी, आपकी ये समस्या जिम्मेदार स्टाफ की कुछ बुराई की है, कमियाँ जो तो नहीं कर पाए, इसको 60% हमने समस्या समाधान कर दिया है और 40% जो बाकी समस्या है उसको भी समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये विद्युत विभाग की जो लापरवाही पिछले 2 साल से यहाँ पे चल रही है तल्ला सल्ट में, उसके भारी विरोध में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पहले इन्होंने 1 किलोवाट से 4 किलोवाट में बिजली के बिलों को कर दिया, बगैर बताए हुए, बगैर सूचना के इन्होंने जो है वो बिल जमा करवा दिए। उसके बाद फिर 4 किलोवाट के इन्होंने ज़बरदस्ती जो है उपभोक्ताओं पे बिल थोपे और पूरी जनता परेशान है। आप ये समझिए कि 20 यूनिट के 800, 1000, 2000 और फिक्स जो इनके रेट हैं वो जो है इन्होंने 1000, 2000 कर दिए हैं। अपने बिलों को लेकर आए हैं, समझ रहे हैं आप। हमारे यहाँ के जो बिल आ रखे हैं, किसी के 20,000, किसी के 15,000, किसी के 5,000 आ रखे हैं और हमारे सामने जे साहब आ रखे हैं यहाँ पे। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं, जो इनके बिल इनने किस हिसाब से दे रखे हैं, जो आज तक हमारे 1-2 साल पहले 200 रुपये, 300 रुपये आते थे, वो आज इनने उनकी जो 10-100 गुना अधिक कर दी है, जो 20,000 तक पहुँच चुकी है।
तो आप इनसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका आप समाधान कब तक करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे फिक्स प्राइस है, ये फिक्स प्राइस इनने जो दे रखा है 1360 दे रखा है, 1370 रुपए, ठीक है। और यूनिट बताने की कृपा करें। यूनिट तो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट देखिए ये इनकी जो लापरवाही है, बिजली विभाग की जो लापरवाही है, हमने एसडीओ साहब से फोन करा तो एसडीओ साहब का जो बोलने का लहजा था वो बिल्कुल गलत था। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पीरूमदारा के पास एक पिकअप और बुलेट बाइक की भिड़ंत में बुलेट सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक बुलेट सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि गुरुवार को 22 वर्षीय रोहित अपने दोस्त धर्मेंद्र और रतन सिंह के साथ रामनगर में एक होटल में अपने दोस्त की बहन की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक शादी समारोह में सम्मिलित होकर बाइक से दूसरे होटल में सोने के लिए जा रहे थे। सड़क पार करने के दौरान पिकअप चालक ने तेज लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों घायल हो गए। मैं लगभग 1:30 बजे के समय पीरूमदारा स्थित हाईवे में पिकअप और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसमें एक अन्य व्यक्ति सवार था धर्मेंद्र नाम का, उसे सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। सर वाहन चालक फरार है क्या है? हाँ, वाहन चालक पिकअप वाहन चालक मौके पर वाहन को छोड़ के चला गया था, तो उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले रामनगर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को फल पट्टी क्षेत्र घोषित करने के बाद इन इलाकों में बिना अनुमति के फलदार वृक्षों के कटान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन जिन इलाकों में सरकार ने इस पर रोक लगाई थी, वहां पर आज भी कई क्षेत्रों में भूमाफिया और लकड़ी तस्करों द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम इन वृक्षों का कटान किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्राम तेलीपुरा स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी का सामने आया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहिद ने बताया कि 2 दिन पहले रात में उनके घर के सामने खाली पड़े एक प्लॉट में अज्ञात लकड़ी तस्कर ने हरे आम के पेड़ पर आरी चलाई। इसकी भनक लगने के बाद वो घर से बाहर आए और उन्होंने पेड़ काट रहे लोगों को रोका। इसी बीच तस्कर मौके से भाग गए। उनका कहना है कि वो एक पर्यावरण प्रेमी है और ऐसे में रात में अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया जाना पूरी तरह संदिग्ध है। दिनांक 12 तारीख को रात के 10:30 बजे के आसपास हमें घर के अंदर, जब मैं सो रहा था, आराम कर रहा था, तो आरी चलने की कुछ मशीन कटने की आवाज़ आई। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो कुछ लोग, हमारे घर के सामने जो प्लॉट है एक, उस पर 2-3 आम के वृक्ष हैं। मैंने देखा कि उनके वृक्षों को वो लोग कटाई कर रहे हैं। तो मैंने उनको ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप लोग ये क्यों कटाई कर रहे हो, ये तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग रात में क्यों अवैध काम कर रहे हो। तो वो लोग वहाँ से मौके से भाग गए। भागने के फिर मैंने अगले दिन कोतवाल साहब को भी इसकी फ़ोन पे सूचना दी और अभी भी आप जा कर के देखेंगे कि वहाँ पे जो पेड़ की टहनियाँ वगैरह जो कटी हुई है मौके पे अभी भी उपस्थित है। इस संबंध में मैंने डीएफओ साहब रामनगर को भी ईमेल के द्वारा अवगत कराया है कि कृपया इस मामले में उचित संज्ञान लिया जाए और इन फलदार वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जाए। विकासनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर के पास कार और एक वाहन की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बस के गलत ओवरटेक करने से यह हादसा हुआ। कार और वाहन की चपेट में एक ई-रिक्शा भी आ गया। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। इन्हें CHC सहसपुर भेजा गया। 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। रुड़की में लगने वाले अवैध जुमेरात पीठ बाजार से मछली चौक से लेकर रामपुर चुंगी तक जाम लगता है। इससे राहगीरों को बड़ी परेशानी होती है। हालात ये हैं कि एम्बुलेंस से लेकर बच्चों को भी स्कूल समय से पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ती है। हद तो यह है कि सैकड़ों फट सड़क पर लगाते हैं, जिससे रोड पर भयंकर जाम के हालात पैदा हो जाते हैं।
सूत्रों की माने तो जुमेरात पीठ बाजार में फड़ लगाने वाले लोगों से ठेकेदारी के नाम पर 150 रुपये से 200 रुपये तक वसूला जाता है। रुड़की एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि पीठ बाजार का मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको लेकर जांच की जाएगी और जांच के बाद नगर निगम की टीम और तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। पीठ बाजार का प्रकरण जो है मेरे संज्ञान में आया है और मेरे द्वारा जो है इसी क्रम में जो है एमएनए साहब से वार्ता भी हुई है और एमएनए साहब को मैंने निर्देशित किया है कि अगर कोई भी पीठ बाजार जो है बिना किसी परमिशन के लगता है और इससे जो है जाम की या फिर आसपास के जनमानस को जो है असुविधा का सामना करना पड़ता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसमें से तहसील की टीम भी रहेगी और नगर निगम की भी टीम रहेगी और उचित कार्रवाई करेगी। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डे के पास देशी शराब के एक ठेके पर 24 घंटे शराब की बिक्री की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि शराब के ठेके का समय खत्म होने के बाद 200 रुपए की बियर यहां पर 100 रुपए ज्यादा यानी कि 300 रुपए देकर मिलती है। आबकारी विभाग द्वारा ऐसे ठेकेदारों पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। रुड़की निवासी एक युवक ने रोडवेज के पास स्थित शराब के ठेके पर रात के करीब 2 बजे एक बियर पर 100 रुपए ज्यादा लेने का आरोप लगाया। युवक द्वारा रात 2 बजे शराब की दुकान खोलकर बियर देने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शराब के ठेके के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो ग्राहकों से ज्यादा कीमत लेकर शराब की दुकान का शटर खोलकर उन्हें बियर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय खत्म होने के बाद भी शराब के ठेकों पर ज्यादा कीमत देकर शराब बेची जा रही है, लेकिन जिम्मेदार आबकारी विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही करने की बात कही गई है। में जो है मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो है वहाँ पे जांच की गई थी और एक रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी महोदय को और लोकल जो एक्साइज इंस्पेक्टर है उनको जो निर्देशित किया गया था तो उनके ऊपर जो है फाइन की जो है कार्रवाई है वो गतिमान है। उसके अलावा जो है जैसा आप बता रहे हैं कि 2 बजे रात में जो है उनके द्वारा दारू बेची गई तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए जो है मैं एक्साइज इंस्पेक्टर को जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करूँगा और उसमें भी जो है व्यक्तिगत रूप से जो है इस प्रकरण में जो है जाँच करके अग्रेतर जो है कार्रवाई। देहरादून बार काउंसिल एसोसिएशन द्वारा यूसीसी में ऑनलाइन शादी, वसीयत और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने की प्रक्रिया पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले बार एसोसिएशन देहरादून की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक हुई। बैठक के बाद जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को ज्ञापन के रूप में जिलाधिकारी को सौंपा गया। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कई अधिवक्ताओं की जीविका शादी, वसीयत और रजिस्ट्री के ऑफलाइन कार्य से चल रही है। इसके अलावा सरकार ने यूसीसी बनाने के वक्त प्रदेश के अधिवक्ताओं से राय मशवरा नहीं किया, जिसका देहरादून बार काउंसिल पूरी तरह विरोध करती है। सरकार के इस आदेश को लेकर और अधिवक्ताओं ने भी रोष प्रकट किया। मुद्दा यह है कि जो पुरानी प्रक्रिया थी, रजिस्ट्री वगैरह, दूसरे शादी के सर्टिफिकेट वगैरह जो वकीलों द्वारा होते थे वो सब ऑनलाइन कर दिए, तो उससे वकीलों का काम तो ठप हो जाएगा। तो वकील करेंगे क्या? उनकी कोई लगी बंदी तनख्वाह तो है नहीं। जब कोई इंडिविजुअल काम करवाता है तो उसी से कुछ दिया जाता है। तो जब वो बंद हो जाएगा लेना तो वकील तो सड़क पे आ जाएंगे, अपने बच्चों कैसे पालेंगे वो? उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है कि जो पुरानी प्रक्रिया वही रहने दो और ये नए जो शोषण वाले कानून हैं ये बंद कर दो। देखिए, यूसीसी कानून लागू होने के बाद जो विल थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।